नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं निकुंज की नजर का खास शो। ये वीकली शो है और यहां पर हम पूरे हफ्ते बाजार, सेक्टर्स और तमाम और पहलुओं पर भी निकुंज सर का नजरिया लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालिमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपको चर्चा में शामिल करते हुए। और सबसे पहले तो तेजी की बात कर लेते हैं। ऐसी तूफानी तेजी और दिग्गज जो हैं वो या तो लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच रहे हैं या उसे करीब करीब छूते हुए नजर आ रहे हैं। इस तेजी में अब यहां से रणनीति क्या होनी चाहिए? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? देखिए, एक दिल से एक कहते हैं ना कि एक सोच आती है, वो है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एंड आई थिंक हम हमेशा इस बात पे बड़ा गर्व करते थे, मगर इस बार भारतीय मार्केट ने बता दिया कि वो सबसे अच्छा मार्केट दुनिया का क्यों है। हम पहले बड़े मार्केट में, छोटे मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, मैं टॉप 10 मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने टैरिफ के बाद जो गिरावट आई थी उसको पूरा रिकवर कर लिया है। तो हमारा जो इस बार का अब लेवल है वो मार्च एंड से ज़्यादा आ गया। तो अगर आप 15 दिन की छुट्टी पे गए प्रशांत, आपने प्राइसेस नहीं देखे, आपने हेडलाइंस आके देखे, अरे ये क्या हो गया, और आपने निफ्टी का लेवल देखा तो आप बोले ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये मार्केट ने गजब की स्ट्रेंथ दिखाई है, और गजब की स्ट्रेंथ के कई और कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि दो पैरेलल चीज़ें इस समय क्रिएट हो रही हैं। यूएस में स्लो डाउन और इंडिया में ग्रोथ। क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वह 20% है टोटल एक्सपोर्ट सब मिलाकर के। यूएस में जो एक्सपोर्ट है वो अभी तक प्रभावित होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, बिकॉज इंडिया के अंदर टैरिफ को लेकर के अभी बायलैटरल एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो इंडिया के मैक्रोज अच्छे हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि ब्याज दर, या फिर अगर आप देखें जो लिक्विडिटी सिस्टम है वो आ रही है। किसी भी बिजनेस और व्यापार को बड़ा होने के लिए सबसे पहले होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, वह दोनों आरबीआई ने ठीक कर दिया, सरप्लस लिक्विडिटी सिस्टम में आ चुकी है। फिर हम सेकंड स्टेज में आते हैं। सेकंड स्टेज में आते हैं कि इस समय जो मैक्रो डेटा है, जो इन्फ्लेशन है खास करके 4% के नीचे आ चुका है। हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के जो बिग पिक्चर है इंडिया की मैक्रो, काफ़ी अच्छी हो चुकी है। फिर अब मार्केट के अंदर रिकंसाइलेशन आने लगा है कि भाई इस समय दुनिया के अंदर जो झगड़ा हो रहा है वो चाइना और यूएस में हो रहा है। जो हमने बात करी थी कि दो बिल्लियों के झगड़े में हमेशा किसका फायदा तो वही हो रहा है। जो हम एक मुहावरा बोल रहे थे वो हकीकत हो रही है। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, आज सबसे ज़्यादा जो है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर नज़रें हैं। हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब अर्निंग सीजन की अब जो शुरुआत हो चुकी है तो दिग्गजों के रिजल्ट्स भी हम कुछ दिनों में सामने आएंगे। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, यहाँ से आपके नज़रिए से क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई पर है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक ऑल टाइम हाई पर है, तो सेक्टर में मजबूती है। और हम शायद 2-3 महीने से बात करें, बल्कि 6 महीने से बात करें कि बैंकों पे नज़र क्यों रखनी चाहिए जी। मगर जो बैंक थीम है वह एक इस समय डिफेंसिव थीम हो चुका है। 3 महीने पहले वह एक टैक्टिकल थीम था, क्या बैंक्स में जाइए बड़ा स्विंग मिलेगा आपको। मुझे लगता है कि वो टैक्टिकल अंडर परफॉर्मेंस स्विंग जो होता है वो आ चुका है। अब बैंकिंग के अंदर आपको डिफेंसिव मिलेगा। डिफेंसिव ये होता है कि ये ना ज़्यादा गिरेंगे और ये मार्केट परफॉर्मर रहेंगे। तो मार्केट में 3 तरह से आप डिफाइन करते हैं चीज़ों को। अंडर परफॉर्मर, मार्केट से ज़्यादा गिरेगा; मार्केट आउट परफॉर्मर, जो मार्केट से ज़्यादा चलेगा; और मार्केट परफॉर्मर, जो कि मार्केट से इन लाइन चलता है। तो मार्केट में 6 महीने पहले या 1 साल पहले मैं बोल रहा था बैंक्स हैड द स्कोप टू आउट परफॉर्म। अब वो मार्केट परफॉर्मर रहेंगे। हमने बोला था कि आईटी विल अंडर परफॉर्म और आईटी इज अंडर परफॉर्मिंग। मुझे लगता है कि इस समय कॉन्ट्रा बेट आपको लार्ज कैप आईटी में लेनी चाहिए। जब अगले हफ्ते मार्केट खुलेगा तो इन्फोसिस के नतीजे आ चुके होंगे। कुछ लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं जिनके अंदर मुझे लगता है कि वो वैल्यू अट्रैक्टिव हो गई है। सब ने उनकी ऑब्चुरी सी लिख दी है कि आईटी का कुछ भला ही नहीं हो सकता है। आईटी कंपनीज प्राइमरीली ग्रो कर रही हैं, इनके अंदर कैश है, इनके अंदर डिविडेंड्स आते हैं, इनके अंदर बायबैक आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय सारी आईटी कंपनीज को इग्नोर करना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं एचसीएल टेक का 30% बिजनेस जो आता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए हम एक डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई सुझाव नहीं है, उदाहरण है। 30% उनका धंधा यूरोप से आता है। उनका एक बिजनेस है जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस ज़्यादा रहता है। यूरोप में समस्या नहीं है, स्टॉक 16-17 पी पर आ चुका है।
4% डिविडेंड यील्ड है, तो यहाँ से अगर थोड़ा और गिरता है तो एक वैल्यू बाय बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ नेम ऐसे हैं आईटी के अंदर, लार्ज कैप आईटी के अंदर, जिनको वैल्यू बाय बोल सकते हैं। सेकंड, मॉनसून अच्छा रहेगा, महंगाई कम हो रही है, तो इसका इफेक्ट कंजम्पशन में कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो छोटी टिकट के कंज्यूमर आइटम्स हैं उन पे नज़र रखिए। अगर आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हर महीने आएगा और आपकी अगर कॉस्ट ऑफ होम लोन जो कम हुई है 25 बेसिस के बाद, कितनी खुशी की बात है। सही बात है। तो वो आपकी या तो ईएमआई कम होगी या फिर आपके नंबर ऑफ ईयर्स कम होगी। नेट नेट एक आपके अंदर एक उत्साह आता है कि थोड़ा मैं ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ। तो लो टिकट आइटम्स हैं जिनमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, जिसके अंदर ट्रैवल हो गया, जिसके अंदर सिनेमा हो गया, उस कैटेगरी में मुझे लगता है कि भी थोड़ा उछाल आ सकता है। तीसरा, कमोडिटी कंज्यूमर्स, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस अगर गिर रही हैं तो जो कंपनी B2B में है, B2C में बेनिफिट बाद में आता है, B2B में सपोज एक वायर की कंपनी है, इंडस्ट्रियल वायर बनाती है, दाम कम हो गए तो वो इमीडिएट पास ऑन कर देते हैं। ठीक है, जब इमीडिएट पास ऑन करते हैं तो B2B कंज्यूमर, कमोडिटी कंज्यूमर्स इन B2B एंड स्पेशली इंडस्ट्रियल, उस पर नज़र रखिए, एक तीसरा थीम हो सकता है। गर्मी ज़्यादा रहेगी तो एक सिंपल थीम रहेगा, उन कंपनियों में नज़र रखिए जो कि गर्मी से आपको बचाती हैं। अब एयर कंडीशनिंग हो गया, पावर हो गया, तो ये 3-4 महीने का जो माहौल है मुझे वो लगता है। अब हिंदुस्तान में 90 दिन तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई टैरिफ में हम ज़्यादा कुछ देखेंगे। हालांकि अगले कुछ दिन में चाइना और यूएस की क्या रणनीति होती है वह मार्केट का मूड डिसाइड करेंगे। ठीक है, आपने चीन का जिक्र किया। भारत और चीन की जो रिश्ते हैं या उनका जो कारोबारी रिश्ता भी है उसे बहुत संवेदनशीलता के साथ देखा जाता है। लेकिन आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें साफ तौर पर था कि जो दिग्गज कंपनियां हैं, हो सकता है भारत के प्रति उनका स्टांस इस टैरिफ उसमें चेंज नजर आए। क्या आपको लगता है कि ये भारत के लिए बेहतर है जब हम देखते हैं कि चीन के साथ थोड़ी सेंसिटिव इश्यूज पे हम डील कर रहे होते हैं? जी हाँ, एकदम। अगर आप व्यापार की बात करें तो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बड़ी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कम्पीट नहीं कर पाती है। कई रीज़न है, स्केल, साइज, ब्याज दर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट सब्सिडीज़। तो जो चाइना में आईफोन बनता है और जो इंडिया में आईफोन बनता है, चाइना में भी कम्पिटिटिव है। जो चाइना में गारमेंट्स बनते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंडिया में अभी भी कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स में आप कम्पेटिटिव हैं, मगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर चाइना कम्पेटिटिव है। तो अगर आपने चाइना को एक रिंग फेंस कर दिया तो वो, और इंडिया में इंश्योर करा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स डंप ना हो, तो क्या होगा? प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट तो रिप्लेस, अगर अब फार्मा के अंदर या बल्क ड्रग कोई होती है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, तो आपको कहीं और से लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कहाँ पे? तो केमिकल्स की तो इंडिया में ही है और थोड़ी बहुत साउथ अमेरिका में। तो इन दो जगहों से देखिएगा डिमांड आने लग जाएगी। तो मुझे लगता है कई क्षेत्र हैं जिनके अंदर चाइना के पास डोमिनेंट मार्केट शेयर था। सोलर पैनल्स, केमिकल हो गया, बल्क ड्रग्स हो गई, गारमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जहाँ जहाँ उनका में 60-70% मार्केट शेयर है, कई कैटेगरीज में उनका 80% मार्केट शेयर है। मुझे लगता है कि उन कंपनीज का जो बिजनेस है वह इंडिया और दूसरी कंट्रीज में है। क्या बात है सर, आपने केमिकल का जिक्र किया। आज फर्टिलाइज़र काफ़ी फोकस में रहा है। हम जानते हैं कि सीजनैलिटी फैक्टर भी बहुत मायने रखता है इन सब क्षेत्रों में। केमिकल और फर्टिलाइज़र स्पेस को कहीं ना कहीं एक इंटरकनेक्ट भी देखा जाता है। आपका नज़रिया इन दोनों क्षेत्रों पर कैसा है यहाँ से? देखिए, केमिकल और फर्टिलाइज़र, हालांकि आप दोनों के अंदर वर्ड बोलते हैं, केमिकल कॉमन है, मगर इनके डायनामिक्स एकदम अलग होते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ लार्जली अ सेक्टर विच डज वेल बिफोर मानसून्स। तो अब मुझे जो मार्केट में हम थर्सडे को लहर देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं, IMD ने फोकस दी थी। मगर फर्टिलाइज़र कंपनीज में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं होती है, सब्सिडी के चैलेंजेस होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि सब बात कर रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक बनना है, फर्टिलाइज़र तो अब देख रहे हैं कि उसकी वजह से कई पंजाब की क्रॉप्स में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल कम आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे फर्टिलाइजर स्टॉक्स का वैसे भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज रिप्लेसमेंट्स आ रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, इसलिए बिकॉज सरकार कहीं ना कहीं प्राइसेस कंट्रोल करती है, और इसके अंदर हम हमेशा देखते हैं कि सब्सिडी को लेकर मारामारी चलती रहती है। कॉस्ट प्लस मॉडल है, जिसके अंदर आप जितना पैसा डाला फिक्स कॉस्ट आपको मिलती है, जिसके अंदर कई बार पेमेंट डिले हो जाते हैं। ये पूरा इसका डायनामिक्स है। मगर केमिकल से वेरी डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, स्पेशलिटी केमिकल, बल्क ड्रग्स, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेगमेंट है ये, और उसके अंदर आप 1 घंटे का शो कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर कई कंपनियां अलग अलग चीज़ें करती हैं। कई कंपनियां बल्क ड्रग में, कई कंपनियां स्पेशलिटी में, कई कंपनियां नीश केमिकल्स के अंदर है। तो हर कंपनी को अलग अलग
पहलू से देखना पड़ता है, अलग अलग कैटेगरी से देखना पड़ता है। पीआई इंडस्ट्री केमिकल है मगर एग्रोकेमिकल करती है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं एसआरएफ, तो एसआरएफ स्पेशलिटी केमिकल करती है। अगर हम नवीन फ्लोरोकेमिकल को देखें तो डिफरेंट काम करती है। अगर आप कोरामंडल की बात करें तो पोटैश का काम करती है। तो रियली डिपेंड कर रहा है कि किस केमिकल कंपनी की आप बात कर रहे हैं। एंड मैं बता रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है कि इसके अंदर हम एक आधे घंटे का शो बना सकते हैं। चलिए, लेकिन सर मैं इसी से मतलब मेरे मन में सवाल आया कि ये किसी बड़े क्षेत्र में ये जो कई सारे और सेगमेंट या स्पेशलिटी नजर आती है, इनमें पोटेंशियल आपको किस सेगमेंट में ज्यादा नजर आता है? देखिए, अभी इस समय मार्केट के अंदर अगर आप एक लॉजिकल बात करें तो लॉजिकल बात मुझे लगती है कि इस समय सीडीएमओ बिजनेस में ध्यान दें, जो कि फार्मा का एक स्पेशलिटी चेंज सेगमेंट होता है। मुझे लगता है कि बायोसिमिलर और पेप्टाइड्स एक सेगमेंट है, हाई मार्जिन बिजनेस है, एक्सपोर्ट में उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन चाइना। उस थीम पे ज़रूर आपको नज़र रखनी चाहिए। मुझे इस समय लगता है नीश कंजम्पशन की जो मैंने बात करी थी, नीश कंजम्पशन पे ज़रूर आपको नज़र रखनी चाहिए। हम पावर क्षेत्र की कई बार बात कर चुके हैं, वहाँ से पावर यूटिलिटी से लेकर के पावर प्रोड्यूसर से लेकर के वायर कंपनी, मीटर कंपनी, पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे लगता है एविएशन के अंदर नजर रखें, इसलिए नज़र रखें बिकॉज एयर ट्रैवल विच वाज अ लग्जरी इज़ नाउ बिकम अ कॉमन डिनोमिनेटेड फैक्टर। तो अगर एयरलाइन एज ए सेक्टर ग्रो करेगा तो एयरपोर्ट्स ग्रो करेंगे। एयरपोर्ट्स जो कंपनियां कंस्ट्रक्शन करती हैं, एयर कंडीशनिंग लगाती हैं, वह ग्रो करेंगी। एयरपोर्ट की पॉलिसीज़ बेसिकली क्या होती है, इंडिया में एयरपोर्ट्स अब प्राइवेट हो रहे हैं, तो जो बिल्डिंग है, मेंटेनेंस है, वह सब प्राइवेट सेक्टर के पास। जो टर्मैट है वो अभी भी एटीसी कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ प्लेन्स इंक्रीजिंग। तो जो कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है, जो कंपनी एसी लगाती है, जो कंपनी एयरपोर्ट मैनेज करती हैं, जो कंपनी विंग्स एयर फ्लाइट्स को मेंटेन करती हैं, जो खाना सप्लाई करती हैं, ताज स्टैट्स का बिजनेस आप देखें जो इंडियन होटल्स के अंदर 300-350 करोड़ का केवल एयर कार्गो, एयर फूड सप्लाई हो गया उनका, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है। मगर हम लैंड वैंड करते हैं तो हमें ताज स्टैट्स का ऐड दिखता है, इंडियन होटल की वो सब्सिडरी है। तो इस पर मुझे लगता है कि एविएशन को लेकर के काफ़ी चीज़ें होंगी। सेकंड, मुझे लगता है कि एविएशन कार्गो को लेकर काफ़ी चीज़ें होंगी। मुंबई का एयरपोर्ट चालू होने वाला है, अभी एनसीआर रीजन के अंदर एक और नया एयरपोर्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो मेरा मानना है कि जब दुनिया का ट्रेड शिफ्ट होगा तो कार्गो मूवमेंट भी शिफ्ट होगा। अगर आप चाइना से यूएस ऐसे जाते थे तो अब इंडिया से यूएस यूँ जाएंगे। तो वो एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो डायरेक्शन जो चेंज होता है, उससे पूरी की पूरी कार्गो की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। सो इफ़ यू आर अ कंपनी विच इज़ इन लॉजिस्टिक्स, एयर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर नज़र रखिए। तो एविएशन कुड बी अ इंटरेस्टिंग थीम इन कमिंग डेज। क्या बात है सर। एक चीज हमने हाल फिलहाल जो बाजार में पिछले कुछ सालों में देखी है, एक दौर था, मुझे याद है कि लोग सरकारी स्टॉक्स जो हैं उनसे दूर रहने की सलाह देते थे। थोड़ी तस्वीर बदल गई, अब पीएसयूज जो हैं उन पर निगाह रहती है। ऐसी क्या चीज हाल फिलहाल बदली है जो इनको इतना एक्साइटिंग बना रही है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में, डिफेंस में देख लें या बाकी क्षेत्र में? नहीं, देखिए, पीएसयू को इन जनरलाइज आप नहीं कर सकते। एक साइड एसबीआई है, इस साइड एचएएल है। एसबीआई बैंकिंग के बिजनेस के अंदर है और एचएएल है मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर। 2020 के बाद जो गिरावट में पीएसयूज गिरे थे, उसके बाद वह सस्ते हो चुके थे। सडनली द पी मल्टीपल व 5-6। तो उसके बाद एक बात पक्की सी थी कि भाई पीएसयू स्टॉक्स और गिर नहीं सकते थे। तो वो एक री रेटिंग थी मार्केट की वैल्यूएशन की। उसके बाद सरकार ने कैपिटल एलोकेशन के चेंजेस करे, बोला कि भाई जो चर्बी है वो हटाओ और तंदुरुस्ती लेकर आओ। कंपनियों के अंदर हमने देखा काफ़ी मैनेजमेंट चेंज हुए थे। बैंकिंग क्षेत्र की बात मैं करता हूँ तो बैंकिंग क्षेत्र के 2008-18 में इन बैंक्स को रिकैपिटलाइज करा गया था। 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपये सरकार ने डाला था। उसके बाद हमने देखा कि इकॉनमी ठीक होने लगी, एनपीएस कम होने लगे, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आने लगी। 3 या 4 बड़े बैंक्स को छोड़ करके सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया। एसबीआई को छोड़ करके पीएनबी क्या कई बैंकों से मर्जर हुआ, यूनियन बैंक और कैन बैंक का कई जगहों पे मर्जर हुआ। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो बैंक्स में लेकर के नई रणनीति आई। डिफेंस में क्या हुआ जी, आपने आत्मनिर्भर भारत की कैंपेन चालू करी। रेलवेज़ में आपने रेलवेज़ के अंदर केपेक्स बढ़ाया, वंदे भारत या फिर रेलवे लाइन, जिससे फ़र्क पड़ा। तो पीएसयूज इन जनरल वेंट थ्रू अ गुड टाइम, बट हर पीएसयू के पीछे कहानी अलग है। बिल्कुल सर, अभी आपने लॉन्ग टर्म बेट की भी बात की। ऐसे कौन से आपके 3 सबसे पसंदीदा क्षेत्र हैं जो आपको लगता है, मतलब आमतौर पे आप हमेशा ये कहते हैं कि थोड़ा समय गुजारना सीखिए बाजार में, आपको ऐसा कौन सा क्षेत्र लगता है, कम से कम 2 से 3 क्षेत्र जो लगता है कि लॉन्ग टर्म बेट के लिहाज से वहां पर निगाह रखनी चाहिए? रोटी कपड़ा मकान।
साधारण सी बात है, 3 नीड्स आपकी क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी लिटरली अगर आप देखें तो डिफरेंस ये है कि जब किसी भी कंट्री में माइग्रेशन आता है तो सूखी रोटी घी की रोटी हो जाती है, फिर बाजरे की रोटी हो जाती है, फिर जो बिस्किट खाते थे वो केक हो जाता है, फिर वो पेस्ट्री हो जाता है, फिर वो चॉकलेट बन जाता है। तो फूड, दैट्स वन कैटेगरी वेयर कंपनी विच आर डूइंग वैल्यू एडिशन, दे विल डू वेरी वेल, जो ब्रांडेड वैल्यू एडिशन कर रही है। मकान, इंडिया के अंदर हाउसिंग पेनिट्रेशन इज़ वेरी लो, तो HFCs या फिर जो कंपनी लो कॉस्ट हाउसिंग में है, मुझे लगता है कि जो अच्छी कंपनीज है, रेरा के बाद अच्छी कंपनीज बची नहीं है। तो रियल एस्टेट वो आपको देखना पड़ेगा किस एंड में आप कंफर्टेबल, लग्जरी या नॉन लग्जरी। रोटी, कपड़ा, और कपड़े की बात करें तो ब्रांडेड रिटेल इंडिया में बहुत छोटा है अभी। मुझे लगता है कि एज पर कैपिटा बास्केट अभी चेंज होने वाली है। अगर आप देखिए हम सबकी वार्डरोब्स में आज से 15 साल पहले अगर 5 गारमेंट्स होते थे तो 15 गारमेंट्स हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई महीना नहीं जाता है जहाँ हम एक नई गारमेंट की परचेज़ नहीं करते हैं। भले हम एक साथ 4 गारमेंट लें, मगर एवरेज वही बैठेगा दैट ऑन एन एवरेज वी बाय फ्रेश गारमेंट्स एंड फ्रेश अपैरल एवरी मंथ, भले ही फैमिली में बड़े हों या छोटे हों, तो वो नीड बढ़ती रहेगी। तो जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो एक बुनियादी स्टोरी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, और वही पिक्चर का नाम ले सकते हैं या बुनियादी नीड बोल सकते हैं। अब उसके अंदर आप बोल सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल फ़ोन, रोटी, कपड़ा, मकान, AI, रोटी, कपड़ा, मकान, और तो बेसिक मार्केट में बिजनेसेस वही होते हैं अच्छे जो बुनियादी होते हैं, और जो बुनियादी बिजनेसेस वही होते हैं जो बेसिक नेचर ह्यूमन का सर्व करते हैं या बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल फ़ोन, ट्रैवल, AI, ये सभी। ठीक है, तो चलिए, रोटी, कपड़ा, मकान, बाकी चीज़ों में जब नीड बढ़ रही है तो ज़रा गोल्ड और सिल्वर भी घर में आएगा ही। तो हम देख रहे हैं कि ये साल 3 बार ब्रोकरेजेस हाउसेस ने अपने टारगेट को बढ़ाया है। यहाँ से अब जाहिर सी बात है एक सतर्क नज़रिया भी, एक मन में शंकाएं भी आने लगती हैं। तो गोल्ड या सिल्वर, आप कहाँ पर नज़र रखना चाहेंगे? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ दैट आई एम सरप्राइज विद द प्राइस एक्शन इन गोल्ड। अगर आप पे गोल्ड है तो बेचना, अगर गोल्ड आपके पास नया खरीदना चाहते हैं तो इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। मगर ये मेरा व्यू 3000 में भी था, उसके बाद 10% बढ़ चुका है। गोल्ड इस समय एक पैराबोलिक मूव के अंदर है। पैराबोलिक मूव में अब कोई एसेट जब जाती है तो कहाँ पर रुकेगी वो उतना बोलना मुश्किल है। मैं इतना बोल सकता हूँ ये जो मूव है परमानेंट मूव नहीं रहेगा, एंड दिस विल एंड वेरी बैडली। व्हेन इट विल एंड आई डोंट नो। पैराबोलिक मूव होता है जब कोई भी एसेट क्लास एक हाइपर स्टेज में आ जाती है। जब कोई भी एसेट क्लास हाइपर स्टेज के अंदर आती है तो वो कहाँ पर जाके रुकेगा। देखिए, अब मैं आसमान कितना ऊंचा है मुझे नहीं पता, मगर मुझे पता है कि अगर आप बिना फ्यूल के जाएंगे तो आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी कितना भी ऊंचे जाए नीचे लेकर आएगा। जब हम नीचे से आएंगे बहुत जोर से नीचे आते हैं, मगर कितना ऊपर जाएंगे वो बोलना मुश्किल है, बिकॉज ये पैराबोलिक मूव है अभी उसमें। ठीक है सर, चलिए एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जिसने टैरिफ का सबसे ज़्यादा दबाव देखा, ऑटो सेक्टर। क्या किया जाए? मतलब न्यूज़ फ्लोज भी कई सारे आते रहते हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को किस नज़रिए से देखा जाए? इंडियन ऑटो में एक्सपोर्ट काफ़ी कम है। जो एक्सपोर्ट है वो लार्जली 2 या 3 कंपनीज में, आयशर के अंदर है, टाटा मोटर्स के अंदर है। टाटा मोटर्स के अंदर JLR की वजह से हम देख चुके हैं कि ऊपर नीचे हो चुका है। मेरा मानना है कि इस समय यूरोप के अंदर जो भी बिजनेसेस हैं उन पे नज़र रखिए, बिकॉज वहाँ पे टैरिफ की समस्या इतनी लगती नहीं है, बड़ी आएगी। डोमेस्टिक में अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा मारुति है। मारुति मुझे लगता है कि उस कगार पर है जहाँ पर मार्केट को लगने लगा है कि छोटी गाड़ियाँ हिंदुस्तान में बिकेंगी नहीं और SUVs बिकेंगी, और मुझे नहीं लगता है कि हकीकत है। इंडिया में अभी भी रोटी, कपड़ा, मकान और गाड़ी, तो जो साइकिल वाला गाड़ी लेना चाहता है, जो छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी लेना चाहता है, तो मुझे लगता है कि SUV के जो इस समय टोटल मार्केट शेयर है 55% हो चुका है। 55% में हिस्टोरिकली मैंने देखा है कोई भी क्लासिफिकेशन आता है तो वो 55-60 के ऊपर नहीं जाता। तो मुझे SUV सेल्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स लगता है पीक हो रही हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में मुझे लगता है कि इस समय जो अपसाइड है SUV को लेकर के वो लिमिटेड है। बिल्कुल सर, FIIs की जो वापसी है, मतलब ये बूस्टर तो है मार्केट के लिए, लेकिन आगे आपको क्या नज़र आता है? क्या ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो ये तेजी जो है, ये जो साथ है, वो बना रह सकता है? FI इस समय मुझे लगता है कंफ्यूज्ड है। इसलिए कंफ्यूज्ड है बिकॉज होम मार्केट में आप देखें विच इज़ US मार्केट, वहाँ पर समस्या है। अगर एक्सटर्नल मार्केट में आप देखें तो टैरिफ को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो जाए तो कहाँ जाए, एक साइड कुआं एक साइड खाई। मगर कुएं में अगर आप जाएंगे तो आपको बचने के चांसेस ज़्यादा है, खाई में गिरेंगे तो ऊपर आने के चांसेस कम है।
तो इस समय बड़ी दुविधा सी चल रही है सबके मन में, जो जाहिर सी बात है, बिकॉज अगर आपने इंडिया में निवेश करा, टैरिफ नेगोशिएशन नहीं हुए तो प्रॉब्लम है। आप यूएस में निवेश करके रहे और टैरिफ की वजह से स्लो डाउन आ रहा है तो समस्या है। तो ग्लोबल कैपिटल इस समय काफ़ी कंफ्यूज है इसी की वजह से। ठीक है सर, आम निवेशकों को क्या सलाह देंगे इस मार्केट में? इस मार्केट में हेडलाइंस को लेके पैनिक ना करें। अगर आपने हेडलाइन को लेके पैनिक करा होता तो आप 7-8 अप्रैल को माल बेच चुके थे। मार्केट में जो बाउंस आया है उसमें आप टिके नहीं। तो मार्केट के अंदर बने रहने की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट रादर देन टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग मार्केट इज समथिंग विच आम निवेशक शुड नॉट डू, बाय बिकॉज उसकी एसेट एलोकेशन खराब हो जाएगी। मैं एक सज्जन से मिला था, उन्होंने बोला जी मेरा म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर 100 था, वह 90 हो गया, मुझे 70 लगता तो मैंने रिडीम करा दी यूनिट्स। अब वो मार्केट का हाल देखिए, 100 से 90 हुआ मगर 90 से वापस 100 हो गया। तो अब वो 70 तक तो नहीं आया, लॉस्ट ऑन द वे डाउन बट यू डिड नॉट बिकम ऑन द वे अप। क्या बात है। चलिए सर, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत पढ़ते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पर निगाह रखते हैं, और ये जो ख़ास बातचीत है इसका लाभ जो है वो आम जो निवेशक हैं उनके लिए मैं उठाना चाहता हूँ। आपको अगर कोई किताब रेकमेंड करनी हो, कुछ पढ़ने के लिए रेकमेंड करना हो, क्योंकि ये वीकली शो है, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे टेक अवेज लोग लेके जाएं जो उनको कहीं नहीं मिलेंगे, तो हमें बताइए कि वो कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको आम निवेशकों को या किसी को भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए, रीडिंग इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस। कई लोग स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, कई लोग वॉर हीरोज़ पढ़ते हैं। तो इट इज़ अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ एन चॉइस। मगर मैं बता सकता हूँ अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इस समय मैं फाइनेंस की बुक तो कोई नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मैंने एडम स्मिथ की बुक पढ़ी है, गेम थ्योरी के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने ये बुक लिखी थी। ही इज़ वन ऑफ द इनिशियल फादर्स ऑफ फ्री ट्रेड, बिकॉज इस समय सब टैरिफ की बात कर रहे थे। तो एक बहुत ही शायद 150-200 साल पुरानी बुक है एडम स्मिथ की, और उस बुक को मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं इस समय, उन्होंने कहा है कि हाउ वर्ल्ड शुड ऑलवेज फॉलोड व्हाट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट इकोनॉमी। फिर मैं गेम थ्योरी इस समय पढ़ रहा हूँ, बिकॉज जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो गेम थ्योरी से रिलेटेड है। तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई दुनिया में पहले कब हुआ था, उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ था। जब दो लोग नेगोशिएट करते हैं तो नेगोशिएट की आर्ट क्या होती है। सो राइट नाउ टैरिफ इज नथिंग एल्स बट इट इज आर्ट ऑफ रीनेगोशिएशन और आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। तो इस समय मैं फाइनेंस से ज़्यादा इस समय नेगोशिएशंस की बुक्स पढ़ रहा हूँ। चलिए, आपकी ऑल टाइम फेवरेट किताब या कोई ऐसी कहानी? See, everybody has a favorite, but I always have admired Rakesh Jhunwala as my favorite. Someone I've looked up to, someone I've learned from, someone who's the original hero of Indian stock market, somebody who made Indian stock markets from unknown to unforgettable. Indian stock market की आज बात करें, आज BSE का 150 साल हो गया है. That makes it the oldest exchange in Asia. पर कमाल की बात है, वर्ल्ड एशिया की ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज का जो पहला हीरो था वो राकेश झुंझुनवाला था। और राकेश झुंझुनवाला की जो कहानी है वह इस स्टॉक मार्केट की पूरी कथा हो गई है। सो द स्टोरी ऑफ राकेश झुंझुनवाला has now become the story of Dalal Street. So I think I admire him a lot in terms of an individual human being, in terms of what impact he's had on Indians, what culture he's created for the stock market, and what he's influenced me personally. क्या बात सर, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया समाप्त नहीं हो सकता था इस बातचीत का। बहुत अच्छा रहा सर बातचीत आपसे, और इसी तरह के तमाम गुरु मंत्र हम आपसे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने दिया। तो निकुंज की नज़र का ये खास वीकली एडिशन, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये बातचीत पसंद आए। कोई ऐसी चीज़ जो आप निकुंज सर से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।